मैं दिसंबर 2000 से राजनीति विज्ञान राशि कन्या माध्यमिक पकड़ी। आज हम बीए पार्ट थर्ड में राजनीति विज्ञान के सेकंड पेपर द्वितीय विश्वोत्तर अंतराल से संबंधित में तेल राजनीति एवं खाड़ी संकट के बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात ऑयल पॉलिटिक्स एंड गल्फ क्राइसिस। कहने लगे था कि तेल को किस प्रकार की पॉलिटिक्स होती है और इस प्रकार की तेल की राजनीति को लेकर के गल्फ क्राइसिस हो जाता है, हो जाता है तो तेल को आधुनिक सभ्यता का आधार माना जाता है, जिसका शांतिकाल में और संकट काल में समान रूप से प्रयोग होता है। यह ऊर्जा का प्रमुख साधन माना जाता है। आज तक इसका कोई विकल्प नहीं ढूंढा जा सका है। जिन राष्ट्रों के पास तेल जैसे प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, उन देश को भाग्यशाली देश माना जाता है और तेल के कारण उन देशों की जो आर्थिक समृद्धि होती है, इसलिए तेल को पहले सोने से दी जाती है। तो कहने में था कि दुनिया में इस प्रकार के बहुत सारे तेल उत्पादक प्रमुख राष्ट्र हैं: जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। इन राष्ट्रों के द्वारा विश्व के अधिकांश तेल का उत्पादन का काम किया जाता है। कहने में लगता है कि तेल प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्र हैं, इन राष्ट्रों के द्वारा दुनिया के राष्ट्रों में तेल के लिए आपूर्ति की जाती है। लेकिन जब अरब और इस्राइल का इसका संघर्ष हो जाता है, कहने में लगता है कि जब 1947 में यहूदी की तरफ अपनी राजधानी तेल अवीव से इजराइल राज्य के निर्माण की घोषणा की जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत रूस के द्वारा इजराइल को मान्यता दी जाती है। लेकिन अरबों ने यहूदियों के द्वारा निर्मित नए राज्य को अस्तित्व स्वीकार कर दिया, अर्थात उनके द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है, जबकि यहूदी इजराइल राज्य की मान्यता लेना चाहते थे और अरब राष्ट्र मान्यता देना नहीं चाहते थे। इस कार्य की बात को लेकर के, अर्थात मान्यता लेने और नहीं लेने के कारण अरब और इजराइल के मध्य का बहुत बड़ा लंबा संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। 1948 से इस कार्य के अरब संघर्ष की शुरुआत हो जाती है और जो 1973 तक चलता है। लेकिन 1973 के अरब इजराइल संघर्ष में इजराइल के हाथों से अरबों की भारी पराजय हो जाती है, अर्थात अमेरिकी समर्थन के कारण इजराइल के द्वारा अरबों को पराजित कर दिया जाता है। इस कार्य की पराजय के कारण अरब राष्ट्रों में इजराइल और उसके समर्थक राष्ट्र के प्रति भारी आक्रोश होता है और उन्होंने इजराइल सहित उसके समर्थक पाश्चात्य राष्ट्रों को, पश्चिमी राष्ट्रों को सबक सिखाने का निश्चय किया। पहली बार जब 1973 के अरब इजराइल युद्ध के माध्यम से अरब इसका की भारी पराजय होती है, तो अरब राष्ट्रों ने ये पहली बार महसूस किया, अनुभव किया कि उनके पास तेल जैसे प्राकृतिक साधन को एक प्रभावशाली अस्त्र में प्रयोग किया जा सकता है। तो उन्होंने सबसे पहले प्रमुख तेल उत्पादक निर्यातक राष्ट्रों के संघ को सशक्त बनाया गया, जिसे ओपेक के नाम से जानते हैं। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, अर्थात तेल निर्यातक राष्ट्रों का संघ जो बनाया, उस तेल निर्यातक राष्ट्रों को बहुत अधिक संगठित किया गया और इसके माध्यम से उन्होंने तय किया कि सबसे पहले इजराइल सहित पश्चिमी राष्ट्रों के लिए तेल की आपूर्ति को बंद करने का निश्चय किया गया और उनके द्वारा तेल की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि कर दी जाती है। इस तेल की जो कीमतों में वृद्धि की जाती है, जिसके कारण राष्ट्र में भारी मात्रा में आर्थिक समृद्धि आ जाती है, आर्थिक से बहुत अधिक डेवलपमेंट हो जाता है। इन राष्ट्रों का आर्थिक राजनीतिक डेवलपमेंट इस कार्य से विकास हो जाता है और पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में इन राष्ट्रों में बहुत बड़ी शक्ति में, बहुत बड़ी ताकत में इन्हें उभरने का मौका मिल जाता है। लेकिन केवल ये था कि कुछ समय के बाद इन तेल निर्यातक राष्ट्र के द्वारा ओपेक के माध्यम से इजराइल और अमेरिका के लिए तेल की आपूर्ति को बंद कर दिया जाता है और इसलिए इन राष्ट्रों ने तेल को बहुत बड़ा क्राइसिस, बहुत बड़ा संकट हो जाता है, जिसे ऑयल पॉलिटिक्स से नाम जानते हैं, जिसे तेल राजनीति के नाम से जाना जाता है। दोबारा हम इस बात को समझ सकते हैं कि जब 1973 के अरब इजराइल में जब इजराइल के हाथ से अरब राष्ट्रों की भारी पराजय हो जाती है, अरब राष्ट्रों में इजराइल और पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति बहुत बड़ा आक्रोश हो जाता है, तो उन्होंने तेल को एक प्रभावशाली हथियार के रूप में इन राष्ट्रों को सबक सिखाने का निश्चय किया और इन राष्ट्रों के माध्यम से भारी मात्रा में जब आर्थिक प्रगति की जाती है, डेवलपमेंट किया जाता है और अमेरिका सहित अन्य राष्ट्रों से उच्च तकनीकी हथियार खरीदे जाते हैं और दुनिया के जो गरीब राष्ट्र होते हैं, जो विकासशील राष्ट्र होते हैं, जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं, जिनमें केवल कच्चे माल का उत्पादन का काम किया जाता है, अर्थात राष्ट्र के पास औद्योगिक प्रौद्योगिकी का अभाव आ जाता है, बढ़ती जनसंख्या, देश में बेरोजगारी, इस कार्य की भारी अवस्था हो जाती है। इस कार्य के राष्ट्र में जो आर्थिक समृद्धि होनी चाहिए थी, उनके इस कार्य से डेवलपमेंट का कार्य बहुत प्रभावित हो जाता है। लेकिन जब ओपेक के माध्यम से अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्र के लिए जिस कार्य से तेल की आपूर्ति बंद कर जाता है, उसे तेल राजनीति के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं खाड़ी संकट क्या है,
गल्फ क्राइसिस किया। तो सद्दाम हुसैन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जिस प्रकार के मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं और सद्दाम हुसैन से महत्वाकांक्षा में वृद्धि हो जाती है, तो गल्फ क्राइसिस के कौन कौन से कारण हैं? आइए जो बात करते हैं खाड़ी संकट के प्रमुख जो कारण हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर 1, खाड़ी संकट में सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है ईरान और इराक के मध्य चलने वाला संघर्ष। कहने लगे था कि जब लगभग 8 वर्ष तक ईरान और इराक के मध्य युद्ध चला, इस युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के द्वारा ईरान के खिलाफ इराक को भारी मात्रा में उच्च तकनीक के हथियार बेचे और इस प्रकार की सहायता देने का प्रमुख उद्देश्य यह था कि संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं चाहता था कि इस प्रकार से ईरान में धार्मिक घटनाओं की प्रवृत्ति को अरब राष्ट्र में फैलने से रोका जाए। तो उसका कारण यही था कि इस प्रकार की उच्च तकनीक इस प्रकार के हथियार देने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जिस प्रकार से ईरान के मुस्लिम राष्ट्र से संबंधित हो रहे थे, इस प्रकार के राष्ट्रों को आपस में अरब राष्ट्र को आपस में संबंधित रूप से रोका जाए। तो इस प्रकार से धार्मिक घटनाओं की प्रवृत्ति थी, इनको अरब राष्ट्र में फैलने से रोकने के लिए अमेरिका ने और सोवियत रूस के द्वारा उन उच्च तकनीक के हथियारों की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। तो विदेशी इस प्रकार की तकनीक के कारण दोनों ही महासत्य में अरब और इस्राइल के मध्य इस प्रकार की जो समझते बाहर पता चला जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ईरान और इराक के मध्य इस प्रकार का जो 8 वर्ष तक लगातार युद्ध चला और इस युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा और सोवियत रूस के द्वारा के आणविक शस्त्रों की सुविधाएं प्रदान की जाती है, चाहे उसका उद्देश्य धार्मिक घटनाओं की प्रवृत्ति को राष्ट्र को फैलने से रोकने की नहीं हो, लेकिन इसके लिए यह था कि विदेशी सहायता के बल पर सद्दाम हुसैन की प्रशासनिक कुशलता के कारण पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में इराक को बहुत बड़ी ताकत के रूप में, एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में सद्दाम हुसैन को उभारने का मौका मिल जाता है और सद्दाम हुसैन की महत्वाकांक्षा की जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो यही प्रमुख कारण था खाड़ी संकट होने का पहला जो कारण था कि जिस प्रकार से ईरान और इराक के मध्य लगभग 8 वर्षों तक युद्ध चला, संघर्ष चला और इस युद्ध के दौरान जिस प्रकार से अमेरिका के द्वारा और रूस के द्वारा उच्च तकनीकी हथियार सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है, इस प्रकार की सहायता के कारण, विदेशी सहायता के कारण सद्दाम हुसैन को पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में इराक की बहुत बड़ी ताकत के रूप में, एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभारने का मौका मिल जाता है और सद्दाम हुसैन की महत्वाकांक्षा में वृद्धि हो जाती है। इसके कारण सद्दाम हुसैन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की इस प्रकार की घटना को नजरअंदाज करने की कोशिश जाती है और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के द्वारा जिस प्रकार के निर्देश दिए जाते हैं, जिस प्रकार की हिदायतें दी जाती हैं, लेकिन उस प्रकार के सद्दाम हुसैन किसी बात की परवाह नहीं की जाती। दूसरा जो कारण था कुवैत पर इराक का आधिपत्य। जिस प्रकार से विदेशी सहायता के बल पर सद्दाम हुसैन के द्वारा इराक की बहुत बड़ी ताकत के रूप में पश्चिमी एशिया के मानचित्र में स्थिति परिवर्तन करने का अवसर मिल जाता है और सद्दाम हुसैन की महत्वाकांक्षा में वृद्धि हो जाती है। कहने में यह था कि 2 अगस्त 1990 में सद्दाम हुसैन के द्वारा कुवैत पर इराक का आधिपत्य स्थापित कर लिया जाता है। जैसे ही सद्दाम हुसैन के द्वारा कुवैत में प्रमुख तेल के जो स्रोत होते हैं उनको इराक के अधिकार क्षेत्र में ले जाता है, उसी समय अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन के द्वारा सद्दाम हुसैन को कुवैत पर इराक के आधिपत्य को समाप्त करने की हिदायत जाती है, सलाह दी जाती है, लेकिन सद्दाम हुसैन के द्वारा घोषणा की जाती है कि वह कुवैत को किसी तरह खाली नहीं करेगा। अब अमेरिकी राष्ट्रपति अर्थात राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन को सद्दाम हुसैन को सबक सीखने का मौका दे दिया, अवसर दे दिया, इसलिए इस तरह से उद्देश्य के कारण सद्दाम हुसैन को इस तरह से सबक सिखाने का विषय किया जाता है। उसके लिए पीछे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विश्व के राष्ट्रों को अपने पक्ष में करने के लिए जिस प्रकार के डिसाइडेड किए जाते हैं, जिस प्रकार के उद्देश्य तय किए जाते हैं, नंबर 1 ये था कि पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों से तेल की आपूर्ति को लेकर के होने वाले संकट का निवारण करना, अर्थात जिस प्रकार से ओपेक के माध्यम से अमेरिका सहित इजराइल के राष्ट्रों में तेल की आपूर्ति